नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और मैं बता दूं, ये क्लास आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आरओ एआरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आपको जरूर पढ़ना है एग्जाम में अपियर होने के पहले। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए वो अभी भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल रहा है, तो अब हमको भी अपने पढ़ने के तरीके को बदलना है। पहले पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हम पढ़ते थे तो गो थ्रू एक बार कर लेते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड अगर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है तो हम उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब प्रश्न जो बन रहे हैं वो डायरेक्ट ना बन के थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में बन रहे हैं। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पर्यावरणीय संस्थान एवं संगठन। यहां पर देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है कहां पर। तो यहां पर देख लीजिए, आपको दिया गया है बेंगलोर फर्स्ट ऑप्शन में, दूसरे में हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली। और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, 2004 में, 5 में, 11 में, 12 में, 14 में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका नागपुर में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जो नीरी है वो नागपुर में लोकेटेड है और ये आपका 1958 में बनी थी। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है कहां पर। WMO का हेडक्वार्टर बोला गया है आपसे। तो यहां पर देखते हैं, जेनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है WMO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1950 में। ये भी चीज आप याद रखिएगा, और भारत इसका मेंबर है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यूनेप का मुख्यालय कहां पर स्थित है बोला गया है, जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या फिर नई दिल्ली में। तो यूनेप के फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि याद रखिएगा, यू स्टैंड फॉर द यूनाइटेड, एन स्टैंड फॉर नेशन। तो यूएन स्टैंड फॉर द यूनाइटेड नेशन, इतना तो क्लियर है। ई स्टैंड फॉर द एनवायरमेंट एंड पी हियर इज फॉर प्रोग्राम। इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने ध्यान से नहीं पढ़ा है इसको, वो यूनेप के इसमें जब ये पूछता है पेपर में तो यूनेप में पी में कंफ्यूज हो जाता है, उनको लगता है प्रोग्राम मतलब क्या है, लेकिन यहां पर प्रोग्राम है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि यूनेप का फॉर्मेशन कब हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट को लेके हुआ था हमारे अर्थ के बारे में डिस्कस करने के लिए, वो आपका हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और वो कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और 1972 का जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था उसी की देन थी क्या, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो याद रखिएगा, अगर कभी परीक्षा में पूछे कि यूनेप वॉज फॉर्म्ड इन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इस तरीके का, तो याद रखिएगा ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है 1972 से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, थर्ड का हेडक्वार्टर आपका नैरोबी में है। तो थर्ड का सी आपका सही उत्तर है। यहां पर हम देख लेते एक बार, देखिए 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, से संबोधित किया जाता है। ये तो आपको पता है। सम्मेलन ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन दिया था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मानव पर्यावरण पर घोषणा। ठीक है, फिर यहां पर देखिए, सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इन चिंताओं के लिए एक प्रबंधन निकाय का गठन भी हुआ था, जिसका की नाम क्या है, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, नैरोबी में है। याद रखिएगा ये भी चीज। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है पूछा गया है। तो एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, फिर ओटावा में या नागासाकी में। तो यहां पर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो है एम्स्टर्डम में। ठीक है, याद रखिएगा, फोर्थ का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रश्न को। यहां पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 से इसको सुमेलित करना है। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहां पर स्थित है। तो ये आपका लोकेटेड है हैदराबाद में। तो ए का फोर्थ अगर आपको पता है तो आप यहां पर ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में आपका ए का फोर्थ दिया है, लेकिन हम और ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। भारत का वन्यजीव संस्थान कहां पर है, ये है देहरादून में। ठीक है, बी का थर्ड हो गया। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहां पर है, ये जयपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहां पर है,
तो ये आपका पुणे में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 5th का डी। क्लास जितने भी संस्थान हम लोग देख रहे हैं सब याद कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि सेम प्रश्न आपका परीक्षा में पूछ ले, लेकिन हो सकता है इसी में से एक प्रश्न आपका पूछ ले। जैसे भारत का वन्यजीव संस्थान कहां पर है, कई बार रिपीट हुआ है, वो देहरादून में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहां पर कर लीजिए। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, एकदम सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान कहां पर है, देहरादून में है, अभी हमने देखा, एकदम सही है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास ये संस्थान कहां पर है, अल्मोड़ा में है, ये भी एकदम सही है। लेकिन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है, ठीक है, ये आपका कोलकाता में नहीं है, ये कहां पर है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की हम बात कर रहे हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1982 में हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, भोपाल मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, 7th को हम देखते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर, ठीक है, जिसको कि हम काजरी भी बोलते हैं। ये इस तरीके से आपका लिखा रहता है, CARZI, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये अहमदाबाद में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है कि जोधपुर में है। और इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, जोधपुर। 7th का डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 8th प्रश्न देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है कहां पर, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या तिरुवनंतपुरम में। तो यहां पर आपका देखिए, ये प्रश्न आपका यूपी आरओ एआरओ में भी पूछा है और यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा है। तो ये आपका लोकेटेड है कहां पर, ए, न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, 9th प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली एनविस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। तो आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी नई दिल्ली में, ठीक है, आईआईपीएम मुंबई में, या फिर NIRM देहरादून में। तो इनविस की अगर हम बात करें, पर्यावरण सूचना प्रणाली, ये आपका लोकेटेड है IIPM मुंबई में। यहां पर देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म आपका क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई। ठीक है, ये IIPM, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सी आपका सही उत्तर है। 10th देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा प्रचलित अनुसंधान स्टेशन है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। तो कौन सा है बताइए, अंटार्कटिका में बात की गई है। भारती और आर्य, भारती और दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, और दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है 10th का सी, भारती और मैत्री। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे बी और सी ऑप्शन में। बहुतों को लग रहा था भारती और दक्षिण गंगोत्री है, अभी भारती और मैत्री जो है वो आपका ऑपरेटिंग कंडीशन में है। दक्षिण गंगोत्री जो था वो पहला आपका अनुसंधान स्टेशन था, ये एकदम सही है, लेकिन अब ये ऑपरेशन में नहीं है। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, आपका सी सही उत्तर है। देखिए, भारत के अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के 2 परिचालन अनुसंधान केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था, जो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का हिस्सा था, और अभी ये चालू नहीं है। याद रखिएगा, प्रश्न में देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। तो अभी परिचालित अनुसंधान स्टेशन आपके भारती और मैत्री भी हैं। तो दक्षिण गंगोत्री में मत कंफ्यूज होइएगा, यह भी ऑपरेशन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। लंदन में, जेनेवा में, पेरिस में, या फिर रोम में, बताइए। तो 11th का आपका सही उत्तर क्या है, लंदन में। ठीक है, 11th का ए आपका सही उत्तर है। यहां देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की बात हम कर रहे हैं। इसका गठन कब हुआ है, 1948 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है, बताइए। भावनगर में, जामनगर में,
मुंबई में या फिर पुडुचेरी में? तो याद रखिएगा जो आपका नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी है ये कहां पर लोकेटेड है? ये जामनगर में लोकेटेड है। तो 12th का आपका बी सही उत्तर है। देखिए ये 2018 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, तो रिपीट होता है प्रश्न, ये चीज याद रखिएगा। विभिन्न पुरस्कार देखते हैं। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान, या फिर वन जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड है और सब पर्यावरण में के रिलेटेड ही आपको दे दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान से रिलेटेड है। कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर को यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, कोई भी चीज जो पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है, उसमें योगदान दिया गया है तो उसके लिए ये पुरस्कार मिलता है। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए, किस लिए? वन रोपण एवं पड़ती भूमि के संरक्षण के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, वन जीव संरक्षण के लिए, या पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकों के लिए? तो यहाँ पर राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वो दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, ठीक है। 14th का बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 15 देखते हैं। विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? बोरलॉग आपको पता ही है, नॉर्मन बोरलॉग के बारे में हमने कितनी बार डिस्कस किया है। ही इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इनको जो पुरस्कार मिला है, पीस पुरस्कार जो इनको मिला है, पीस के लिए इनको पुरस्कार मिला है नोबेल, ठीक है। ये भी अभी प्रश्न आगे पूछेगा क्योंकि ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो उसके लिए मत परेशान होइए। अभी आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो औषधि में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, कृषि में, या परमाणु भौतिकी में? तो ये आपका कृषि में दिया जाता है। 15th का सी सही उत्तर है। देख लीजिए 16th आ गया, यही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है। ज्यादातर स्टूडेंट को पता था कि नॉर्मन बोरलॉग जो है वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सभी के दिमाग में रटा हुआ था। ही इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता था। तो एग्जामिनर ने जब पेपर सेट किया उसने क्या किया, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की बात की और पहला ही ऑप्शन आपको कृषि दे दिया। और ज्यादातर बच्चे कृषि मार्क करके आ गए। उन्होंने ये चीज ध्यान ही नहीं दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को नोबेल पुरस्कार में स्पेशली मेंशन ऐसे अलग से नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं है। एग्रीकल्चर ऐसे मतलब ठीक है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है लेकिन एक सेक्टर के रूप में इसको नहीं देखा गया है। और ये याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को ना कृषि क्षेत्र में नहीं बल्कि शांति के लिए मिला है पुरस्कार। तो 16th का डी सही उत्तर है। ये काफी स्टूडेंट गलत करके आए थे, जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, जो सिलेक्टेड थे वो भी गलत करके आए थे क्योंकि सबके दिमाग में कृषि कृषि रहता है तो सब कृषि मार्क करके आए थे। और एग्जामिनर ने पेपर भी ऐसा सेट किया था कि सबसे पहले कृषि दिया था। और जब आप प्रेशर में रहते हो ना तो आप तुरंत आंसर मार्क करते हो, इसलिए थोड़ा आराम से पेपर किया करिए। 17 देखते हैं। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नाटक, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, या फिर पर्यावरण सुरक्षा? तो याद रखिएगा जो टाइलर पुरस्कार है वो पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मई को, 23 जून को, या फिर 16 अप्रैल को? आप याद रखिएगा जो बायोडायवर्सिटी डे है वो मनाया जाता है 22 मई को। और मैंने आपको बताया है 22 के बीच में 2 जीरो लगा दो और ये 2 लिख दो, तो ये आपका क्या हो गया? 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट आया था। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब आया था? 2002 में, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? 500। जीन संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, या फिर प्रदूषण नियंत्रण के लिए? अब देखिए आज की क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को हल कर ले रहे होंगे क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्लास है। तो यहाँ पे जो प्राइज भी आपको दिया गया है सब इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है, पर्यावरण से ही रिलेटेड है। लेकिन जब ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज याद रखिएगा कि जो वैश्विक 500 पुरस्कार है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो अगर अब रिपीट हो तो गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं।
20वां प्रश्न जो है क्लास, यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर था चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन ये आपका करंट का बेस प्रश्न था, इसीलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइट कर दिया। आप इस प्रश्न को स्किप कर सकते हैं। आगे देखते हैं दिवस एवं तिथियां। 21 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विश्व पर्यावास, इसको पर्यावरण कर लीजिए, दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 23 मार्च को, 5 जून को या फिर 5 अक्टूबर को? तो जो आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि 5 जून को क्यों मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्यों मनाया जाता है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 22वां प्रश्न देखते हैं, विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 12 मई को, 13 मई को, 21 मई को या 3-1, मतलब 31 मई को दिया गया। ठीक है, 21 और 31। तो यहां पर याद रखिएगा 31 मई को हम विश्व तंबाकू निरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। 22वें का डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये यूपी पीसीएस प्रीलिम री एग्जाम हुआ था जो 2015 में, उसका प्रश्न है। विश्व हरित दिवस के रूप में, विश्व निर्धनता दिवस के, या विश्व शौचालय दिवस के, या फिर विश्व स्वच्छ जल दिवस के? तो याद रखिएगा 19 नवंबर को हम टॉयलेट डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं, 24वें प्रश्न को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर को, 5 जून को, 14 नवंबर को या फिर 15 अगस्त को? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अभी हमने डिस्कस किया है कि 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम क्या था? तो ये भी एक करंट बेस्ड प्रश्न है, इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि 2024 का जो आपका थीम है और कहां पर होने वाला है, ये विश्व पर्यावरण दिवस कहां मनाया जाने वाला है, इसको भी देखना। ठीक है, ये याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की जो तैयारी है वो आपके रियाद में चल रही है। ठीक है, जून को सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया जाएगा, ये याद रखिएगा, रियाद में, सऊदी अरब में। 2024 का दिन भूमि बहाली, यहां ध्यान रखिए, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, किस पे? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी, 1 फरवरी, 15 जनवरी या फिर 2 फरवरी? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं, आर्द्र भूमि के रूप में मनाते हैं। यहां पर क्लास मैंने आपको बताया है वेटलैंड के बारे में काफी अच्छे से। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप उन क्लासेस को भी जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेटलैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो भी रामसर साइट्स हैं यूपी में और पूरे इंडिया में, वो भी आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए यूपी ओरिएंटेड देखिएगा और पूरे इंडिया में जो भी रामसर साइट्स हैं वो भी देखिएगा जरूर। मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में लिस्ट भी प्रोवाइड की है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस हमने देखा 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थ डे। तंबाकू निषेध दिवस जो है 5 मई लिखा है, ये गलत है, ये 31 मई को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28वां देखते हैं। फिर दिवस दिया है और आपको अवसर दिया है 18 अप्रैल, 22 मई, 29 जुलाई और 5 दिसंबर। तो देख लो, अभी मैंने बताया 22 मई को हम कौन सा दिन मनाते हैं? जैव विविधता अधिनियम, मैंने बताया था ना 2002 में आया था। और जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। तो बी का फोर्थ एक ही जगह दिया, आप सीधे आंसर पे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जुलाई 29 को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। डी का फर्स्ट, यहाँ पर फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी का फोर्थ हो गया, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। यहाँ पे कुछ गलत है क्लास, इसको सही करिएगा आप लोग, क्योंकि 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। सी का फर्स्ट, नहीं सही है, मैं ही गलत बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पर देख लीजिए डी ही आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा था, मैं डी का फर्स्ट देख रही थी, सी का फर्स्ट है ना। 29 जुलाई आपकी सी में लिखा है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 1 है, तो सी का फर्स्ट हो गया, ये सही है। 22 अप्रैल की अगर हम बात करेंगे तो विश्व विरासत दिवस हम मनाते हैं 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। और 5 दिसंबर को हम क्या करते हैं? विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। अब एक चीज जान लीजिए, टीचर्स के साथ भी ऐसा होता है, दिमाग में चलता कुछ और है, बोलते कुछ और है। इसी तरीके से पेपर में स्टूडेंट्स करते हैं, दिमाग में सही चल रहा रहता है, टिक गलत लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही बताया मैंने। ठीक है,
ये आगे बढ़ते हैं। 29 देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो कि कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, 15 अप्रैल को या फिर 15 जुलाई को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे की तरह मनाते हैं। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए नेशनल एक्वेटिक एनिमल भारत का क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? फ्रांस, इटली, सिएरा लियोन या फिर सिंगापुर? तो देख लीजिए, अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस की तरह कौन मनाता है? सिएरा लियोन। अच्छी इनिशिएटिव है ये इनकी। 30 का सी सही उत्तर है। पर्यावरण विधि देखते हैं। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर, अब देखिए क्लास, ये 2010 का करंट अफेयर है और ये आपका पूछा गया था लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा में, जो कि बाद में हुई रही होगी, इसलिए तो यहाँ पर ये आपका करंट वाला है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन यूनेस्को के बारे में पूछा है तो यूनेस्को में एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा लिस्ट में है। यहाँ पे देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में, ये भी आपका एक करंट का प्रश्न है, 2002 में पूछा गया है। यहाँ पर यूनेस्को की लिस्ट में से कुछ को मैं डिस्कस कर रही हूं, आप जाएंगे तो आपको ये लिस्ट थोड़ी बड़ी मिलेगी, तो एक बार पढ़िएगा। आगरा का किला आपको पता है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जयपुर सिटी कहाँ है? राजस्थान में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। चंपानेर पावागढ़ जो है वो आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो मुंबई में है। पुराने गोवा के चर्च भी आपकी यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र, एलोरा, ठीक है, एलोरा, एलिफेंटा और यहाँ पर आपका अजंता, ये तीनों महाराष्ट्र। ठीक है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश आपको पता है। आगरा का किला भी आपको पता है, उत्तर प्रदेश। चोल मंदिर तमिलनाडु। हम्पी के स्मारक कर्नाटक। भीमबेटका की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा आपको पता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। ताजमहल उत्तर प्रदेश। और 2021 में देखिए धुआंधार जो फॉल है जबलपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, वो इंक्लूड किया गया। और 2021 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भी इसमें ऐड किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लिस्ट ये बड़ी है तो एक बार इसको देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बना है। और क्या करिएगा, यूनेस्को के बारे में 2-3 लाइनें पढ़ भी लीजिएगा। चलो 33rd प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एपिको आंदोलन से पी हेगड़े आपके है एसोसिएटेड। चिपकू आंदोलन से बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटकर। और शांत घाटी आंदोलन से बाबा आमटे। तो आपका यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है डी, 33 का डी, बाबा आमटे। ठीक है, और सब आपका सही सुमेलित है। मैंने पहले की क्लासेस में आपको ये भी पढ़ाया, जो आंदोलन है उनके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट 2-3 लाइन आपको बताई है। वो क्लासेस आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं मिलती है वो क्लासेस या आपको नहीं आते हैं ये आंदोलन, तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं अलग से इन्वायरमेंट की क्लास लूंगी जिसमें मैं सारे आंदोलन को एक बार फिर कवर कर लूंगी। देखिए क्लास में फिर आपसे कहूंगी, पढ़िए उतना जितना स्टोर हो सके और जहां से प्रश्न बने। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इस आंदोलन से रिलेटेड कौन कौन थे, ये आंदोलन कहां पर हुआ, किस वर्ष में हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। चलिए यहां पर देख लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं साइलेंट वैली आंदोलन की, ठीक है, तो ये 1976 में हुआ था और इसको गति किसके द्वारा दी गई थी? एम.के. प्रसाद के नेतृत्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 देखते हैं। भारत द्वारा भूमि चरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 40 तक? तो ये आपका है 2030 तक। 34 का बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? पर्यावरण विकृति को, जैव विविधता को, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या को, या फिर कृषि भूमि की क्षति से रिलेटेड था? तो रैली फॉर वैली जो प्रोग्राम था वो वहां से जो लोग, मतलब जिनको वहां से हटाया गया था, उनको विस्थापित, रिहैबिलिटेशन की बात की गई थी, तो विस्थापियों के पुनर्वास की समस्या से रिलेटेड है। 35 का सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण नहीं है? तो मानव जनित जीवों की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, जल तंत्र,
ठीक है। यहाँ पर घास का मैदान, वर्षा वन या फिर फसली भूमि। अब आप बताइए हमारे द्वारा कौन सा आपका बसाया जाता है। तो फसली भूमि जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड है, वो खुद से तो लग नहीं जाता एग्रीकल्चरल लैंड, फार्मर्स लगाते हैं, ठीक है, ह्यूमंस द्वारा एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। तो फसली भूमि होगा इसका उत्तर। और अगर हम घास के मैदान करें तो बहुत से घास के मैदान आपके खुद ही नेचुरली फाउंड होते हैं, वर्षा वन भी और जल तंत्र भी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, यहाँ पर दिया नहीं गया है लेकिन ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। यूकेलिप्टस, केला, नीम या बबूल। ये आपका सही उत्तर है यूकेलिप्टस, ठीक है। ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसको बहुत ही ज्यादा नीचे कर देता है यूकेलिप्टस, इसी वजह से इसे वृक्ष को इसको खतरा बोला जाता है पर्यावरण के लिए। 38 देखते हैं। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीताशोक, महुआ, ठीक है, पॉपुलर या फिर नीम। तो यहां पर सीताशोक आपका सही आंसर होगा 38 का ए। आगे बढ़ते हैं 39। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या फिर ऑस्ट्रिया। तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। देखिए क्लास, ऑस्ट्रेलिया आपकी ज्योग्राफी के पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ ऑस्ट्रेलिया को एक बार जरूर पढ़ के जाया करिए। मैंने देखा है कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से पूछ लेगा कि आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है कि कहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से भी पूछता है प्रश्न। और फिर पूछता है कि जो सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ये सब कहाँ है, उनको एक सीक्वेंस में लगाइए। तो ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है इसको एक बार जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि अगर प्रश्न बन गया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा सब, ठीक है। 40 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल है। सेब, बादाम, आड़ या लोकाट। तो यहाँ पर सदाबहार फल जो है वो है लोकाट, ठीक है। 40 का डी। आप में से कितने ने खाया है बताइए, मैंने तो नहीं खाया है लोकाट। चलिए 41 प्रश्न को देखते हैं। मौसम अनुश्रवण युक्ति शोडार स्थापित है कहां पर। जयपुर में, कटक में, चंडीगढ़ में, कैगा तथा कलपक्कम में। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी, कैगा तथा कलपक्कम में, ठीक है। 42 प्रश्न देखते हैं। कलपक्कम आपका कहां पर है बताइए, तमिलनाडु में। चलिए देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से हम वो करते हैं, मैच करते हैं। त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन क्षेत्र। देखिए त्वचा कैंसर की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पैराबैंगनी किरणों के कारण त्वचा कैंसर होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण आपको पता ध्वनि किस में मेजर होता है, डेसिबल में मेजर होता है, बी का थर्ड, ए का सेकंड। और आगे बढ़ते हैं। वैश्विक तापमान की हम बात करें और ओजोन छिद्र बचा, तो वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी का आपका क्या हो गया, फोर्थ। सी का फोर्थ कहां पर दिया गया है, यहां दिया गया है। और ओजोन छिद्र की बात करें, ओजोन डिप्लीशन की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपको मैंने पहले बताया है कि ओजोन की बात जब हम करेंगे तो हम वियना कन्वेंशन याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या याद रखें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखेंगे। याद रखिएगा ये सब चीजें, अब दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए। और किगाली अमेंडमेंट। चलिए तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। डी का फर्स्ट, ए का फोर्थ। हाँ, तो बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्लास 43। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है कहां पर। आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर बनारस में। तो बायोटेक पार्क जो है आपका वो लखनऊ में है। नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ में मिलेगा आपको। चलिए 44 देखिए। इको मार्क योजना की बात की गई है। 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, ठीक है। आपको पता है इको मार्क उन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसीलिए उनको इको मार्क दिया जाता है। तो किसको नहीं दिया जाता, किन प्रोडक्ट्स को, साबुन एवं उपमार्जक को दिया जाता है, हाँ दिया जाता है। कागज एवं प्लास्टिक को दिया जाता है, हाँ दिया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल को दिया जाता है, हाँ दिया जाता है। औषधीय और प्रतिजैविकी को दिया जाता है, नहीं, इनको नहीं दिया जाता है। तो 44 का डी आपका सही उत्तर है।
आगे देखिए एग मार्क। अब देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2009 में एग मार्क से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। इस बार आपके आरओ एआरओ की जो परीक्षा हुई है उसमें भी एग मार्क से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। तो अगर आपने उसको गलत किया तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। जब आप पास्ट ईयर्स के प्रश्नों को लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि इससे रिलेटेड हम 2-3 पॉइंट्स पढ़ भी लें? हाँ, जरूरी है ना क्लास, बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि क्यों इतना टाइम वेस्ट? इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। पास्ट ईयर्स के पेपर लो, ठीक है, सॉल्व करो, उसी के आगे एक पन्ना ऐसे रख लो, क्वेश्चन नंबर डालो और लिख लो इतने पॉइंट्स मुझे और रिमेंबर करने हैं अपने पेपर के लिए। आपका सिलेक्शन पक्का होगा। पास्ट ईयर से पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं पूछा, अरे पढ़ो, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी होता है। जो यूपीएससी के टॉपर्स भी होते हैं वो भी कहते हैं पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। हर टॉपर कहता है पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए। हम आपको डायरेक्ट प्रश्न नहीं बता सकते हैं, ये बहुत बड़ी रियलिटी। कोई कह दे कि मैं पेपर प्रिडिक्ट कर दूंगा, मैं पेपर बता दूंगा, अरे कोई पेपर नहीं बता सकता है। एग्जाम एक ऐसी चीज है जो पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसकी तैयारी एक बेटर वे में, एक स्मार्ट वे में कर सकते हैं। आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए, अगर एग मार्क एक्ट आपको दिखा तो उससे रिलेटेड 5-6 पॉइंट आप लिखिए। प्रीलिम्स होगे, मेंस में अपीयर होगे ना, होना है ना मेंस में अपीयर, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, कि खाली बस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है? तो जब मेंस में अपीयर होगी तो एग मार्क एक्ट लिख के आना, ठीक है। जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा उसमें लिख के आना ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। इंटरव्यू में बैठोगे, कुछ पूछेगा एग मार्क एक्ट के बारे में बताना, तो चीजें तभी तो पता रहेगी। तो प्रीलिम्स आपकी तैयारी कराना शुरू कर देता है मेंस की, ये भी चीज याद रखिएगा। तो अब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको लगा एग मार्क एक्ट किससे रिलेटेड अभी पूछा जा सकता है, 5-6 पॉइंट वहीं पे लिख ली, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है। 5-6 पॉइंट, जैसे एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? यहां पर देखिए 1937 में लागू हुआ है, 1986 में इसका एक बार संशोधन किया गया है। एग मार्क है, एजी इज फॉर एग्रीकल्चर, तो ये कृषि उत्पाद को दिया जाता है। कानूनी दर्जा जो है ये सलाहकार है, ठीक है। यहां पे देखिएगा अगली बार बोलेगा कि जो एडवाइस दी जाती है एग मार्क द्वारा, ठीक है, यहां पर देखिएगा वो आपकी एडवाइजरी होती है, मतलब वो कंपेल नहीं कर सकता, तो ठीक है, सलाहकार का कर्तव्य ये करता है, ठीक है। प्रभावी क्षेत्र भारत है, ये हो गया। अब देखिए निदेशालय भी दिया है, यही पेपर में प्रश्न पूछा था। निदेशालय जो है वो विपणन और निरीक्षण है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो यही सब चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? 45th का ए सही उत्तर हो गया। तो क्लास थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे स्मार्टली तो सिलेक्शन जरूर होगा। 46 देखते हैं, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिव्यक्त है? ठीक है, किसको मिला है फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी? ठीक है, इकोनॉमिक इकोलॉजी वीपी पाल को, यश पाल को, एम एस स्वामीनाथन को या फिर आर मिश्रा को? तो यहां पर इसका सही उत्तर है 46 का सी एम एस स्वामीनाथन। आपको पता है एम एस स्वामीनाथन को हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, इनको हम फादर ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो 46 का सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। जो 48 है क्लास, ये आपका एक करंट बेस्ड प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? ठाणे महाराष्ट्र से, मैसूर कर्नाटक से, दरभंगा बिहार से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए 2020 में एक बार इन्होंने जिक्र कर दिया है मिट्टी बचाओ आंदोलन से, तो आपका क्या कर्तव्य, आप देखें कि मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये आपका 1977 में प्रारंभ हुआ। जहां पर भी ये प्रश्न लिखा है वहीं पैसे एस्ट्रिक लगा के, मार्क लगा के लिखो 1977 में। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। तो कौन सा बांध है? तवा बांध है। अब दे देगा आपको कोई दूसरा बांध तो कंफ्यूज हो जाना, यहाँ पे याद रखना तवा बांध, ठीक है। और आपको पता है बांध बनेगा तो जल भराव, वहां पे पानी का भराव होगा, लवणता सैलिनिटी उसकी बढ़ेगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब होशंगाबाद के बारे में अगर हम देखें तो यह शहर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर विंध्य श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, जहां नदी तवा बहती है आपकी, ठीक है। होशंगाबाद की
को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड निकाल ली थी। अगर परीक्षा में कभी और पूछे तो मैं आसानी से उत्तर दे लूं। चलो 50वें प्रश्न को देखते हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारता करती है और एवं पानी छोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं, व्यर्थ भूमि कहते हैं, पानी का हौज कहते हैं या फिर जल विभाजक कहते हैं। तो क्लास देखिए, दो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, एक वाटर शेड मैनेजमेंट देखते हैं, एक वाटर हार्वेस्टिंग देखते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है? लोग कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग करो, मतलब बारिश के पानी को एक जगह स्टोर करो। आपने अपने घर में एक टैंक बना लिया और उसको खोल दिया और बारिश का पानी वहां से इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। फिर उसकी कनेक्टिविटी घर में अलग अलग जगह दे दी, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। आपने अपने घर में एक आर्टिफिशियल मैनर में क्या किया? टैंक का निर्माण किया या किसी भी चीज का निर्माण किया जहां पर आपने बारिश के पानी को स्टोर किया, उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वाटर शेड की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका जो जल विभाजक है सही उत्तर है। इसकी हम बात करें तो यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी रेन जो वाटर होते हैं उनको, वो भी आपका स्टोर होते हैं। देखिए छोटे छोटे पैसेज हैं, लेकिन ये नेचुरली होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर शेड कहते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है। तो 50 का डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर शेड मैनेजमेंट मीन्स टू कंजर्व द सॉइल एंड वाटर इन द वाटर शेड, ठीक है। यहां पर आपके सॉइल को भी कंजर्व किया जा रहा है, पानी को भी कंजर्व किया जा रहा है और नेचुरली किया जा रहा है। यहां पर देखिए वाटर शेड मैनेजमेंट आर नेचुरल सिस्टम, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग आर्टिफिशियल होता है। हम और आप उसको बनाते हैं, टैंक को, उसमें पानी स्टोर करते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट जो होता है वो प्रकृति द्वारा ही आपकी निर्मित होता है। इस तरीके से हमारी प्रकृति ने हमें सारे संसाधन दिए हैं, हमें और आपको प्रकृति को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद प्रकृति, जब वाटर साइकिल आती है तो पानी आपका वेपोरेशन के फॉर्म में, वाटर साइकिल पढ़ते हो तो वेपर के फॉर्म में ऊपर उठता है, फिर बारिश होती है, सब। तो हम और आप उसको धूप लगा के पानी ऊपर उठा रहे नहीं, सब होता है खुद प्रकृति में। खुद प्रकृति एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इकोसिस्टम है ना ये, जहां पर हर फिनोमिना अपना हो रहा है। इसी तरीके से प्रकृति में वाटर शेड मैनेजमेंट भी होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जितने भी टॉपिक है, मैं सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूंगी एग्जाम के पहले, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़िए, जरूर पढ़िए। ये कोई भी आपसे बोले कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं तो कहिए कोई बात नहीं, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए उन प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखिए रिपीट होगा नहीं होगा ये मैं भी नहीं बता सकती हूँ, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। मैं बस आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को ही देख के बता सकती, मैं तो नहीं बता सकती ना कि क्या पूछेगा क्या नहीं। तो ये सब चिंता आपको नहीं करनी है, आपको अपनी पढ़ाई निरंतर करनी है, ठीक है, और एक स्मार्ट तरीके से करनी है। और ये स्मार्टनेस कहाँ से आएगी? जब आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाएंगे। और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को बस लगाइए नहीं, एक बार उसको पढ़िए, उसके बारे में 2-3 लाइन में उसकी जानकारी लीजिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्लास में बता रही हूँ। अपने प्रति वफादार रहिए, ठीक है, अपने प्रति वफादार रहिए, आप ही का सिलेक्शन होगा। जो लोग इधर उधर ऐसे ऐसे घूमते रहते, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, यहां से प्रश्न बन रहे हैं यहां से नहीं बन रहे हैं, एक प्रश्न के सारी पुस्तक पढ़ने लगते हैं, अरे नहीं होता है। एक प्रश्न अगर एक पुस्तक से पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार उस पुस्तक से फिर प्रश्न बनेगा। आप टॉपिक को अपने देखिए कि कहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे हम स्कीम्स भी पढ़ेंगे और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको वो चीज एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग बताइएगा। चलिए अब सेशन को यही एंड करते हैं, धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए।